Assalamu alaikum. I am Muhammad Iqbal, Faculty of English from इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आज के लेक्चर में हम ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, हम ऐसे को डिस्कस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसे मैं इस तरह डिस्कस करूं कि ये हर लेवल का जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो CSS है या वो ग्रेजुएशन लेवल के ऐसे है, उस स्टैंडर्ड को ये मीट करे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ऐसे जो वर्ड है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे कहते किसे हैं। ऐसे लिखना तो बाद में आता है, पहले ये कि ऐसे किसे कहते हैं। ऐसे एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें हम अपना आर्गुमेंट जो है वो बिल्ड करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट बिल्ड करना, आर्गुमेंट उसको डेवलप करना, ठीक है, उसको प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, कोई भी आर्गुमेंट है उस, यानी ऐसे एक क्रिएटिव क्रिएशन है, ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसे ऐसे नहीं कहते हैं कि हम कोई भी बुक उठाएं और उससे याद किया और फिर एग्जाम किसी भी लेवल का है उसमें हमने ऐसे लिख दिया। हाँ, हम हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ऐसे राइटिंग का ताल्लुक है तो इसमें किसी का लिखा हुआ ऐसे आप लिखेंगे तो वो ऐसे तो नहीं होगा, ये तो कॉपी ऑफ ए कॉपी है। तो लिहाजा इसकी हम टेक्निक्स देखते हैं। तो ऐसे होता क्या है, ऐसे एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें आप अपना आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, उसको आप स्पोर्टिंग डिटेल के साथ, आप रेफरेंसेस के साथ, प्रूफ्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ आप अपने आर्गुमेंट को जो है वो डेवलप करते हैं, उसे कंक्लूड करते हैं। यानी ऐसे एक क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग है। तो देखते हैं ऐसे की जो बिल्डिंग है, ठीक है, डायग्राम की मदद से चीज़ें बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाती हैं और इस तरह समझ आ जाती हैं कि फिर उनका भूलना जो है वो मुश्किल होता है, बंदा भूल नहीं सकता है तस्वीरों की मदद से। अब देखिए, ये ऐसे की ऐसे क्यूब भी इसे कहते हैं, इसे ऐसे जो है वो डायग्राम भी कहते हैं। ऐसे की टेक्निक्स क्या हैं, पहले हम उन टेक्निक्स को जो है एक नज़र देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमने ये अपना आर्गुमेंट जो है वो बिल्ड करना है, यानी ऐसे हमने कैसे लिखना है। ऐसे लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, टू थिंक डीपली अबाउट द टॉपिक इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जहां भी आप ऐसे लिखें यानी जो 2-3 टॉपिक्स अगर गिवन हैं तो उनमें से सबसे पहले आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, चॉइस ऑफ टॉपिक कैसी होनी चाहिए, आप कोई सोशल सा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करें। यानी आप कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्शन में आप ना जाएं, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ना करें जिस तरह व्हाट्स लक, व्हाट्स फेट, व्हाट्स डेथ। ठीक है, अगर इस तरह का आप लिखते हैं कि व्हाट्स डेस्टिनी, किस्मत क्या है, तो इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं उनको फैक्ट्स की मदद से फिर आपको इस मसले को रिजॉल्व करना पड़ेगा। फैक्ट्स लिखना जो है मुश्किल होते हैं, इसलिए आप एब्स्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, कोई ऐसा सोशल टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है आपके जहन में हो। तो आपने ध्यान के साथ जो है वो टॉपिक सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला जो स्टेप है ऐसा लिखने का, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या मानी है, टू थिंक डीपली अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, कभी भी ऐसा ना करें कि आप एक टॉपिक सिलेक्ट करें और डायरेक्ट उसके बारे में लिखना शुरू कर दें कि जो आपके जहन में आ रहा है, जो आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, रेलिवेंट आइडियाज़, आप उनको लिखते जाएं। इस तरह तो कोई आइडिया कहीं से आएगा, कोई आइडिया कहीं से आएगा, तो सारे आपके जो आइडियाज़ हैं वो मिक्सड हो जाएंगे, एक एडमिक्सर बन जाएगा। तो बाकायदा जो है ऐसे का रफ अमल करें, रफ पेज बनाएं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं, टू थिंक डीपली। आप जो है अच्छी तरह जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उसके बारे में अच्छी तरह आपने गौर खोज किया, और जो मालूमात, जो आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपने उनको जो है वो नंबरिंग कर लेनी है कि ये आइडियाज मेरे जहन में आए। वो जो 5-6 आइडियाज हैं, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आपने उनके जो मेन आइडियाज हैं उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या किया जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, यानी कि यू थॉट अबाउट द टॉपिक डीपली। आपने कुछ देर के लिए उस टॉपिक को सोचा, जो आइडियाज आपके जहन में आए, यू
लिस्टेड डाउन दैट आइडियाज, आपने उनको जॉट डाउन किया, लिस्ट डाउन किया, उनको लिख लिया। लिखने के बाद आपने क्या किया, ये देखिए राइट डाउन मेन आइडियाज। वो जो मेन आइडियाज हैं, यानी सारी चीजें आपने नहीं लिखनी है, टॉपिक से रिलेटेड जो जो मेन आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं वो आइडियाज आपने लिख लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, रीअरेंज द आइडियाज। वो जो आइडियाज आपने लिखे हैं 1 2 3 करके, उनको आपने तरतीब देना है। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल ये आपने आइडियाज लिखे हैं, आपके जहन में ये आइडियाज है, आपने 1 2 3 4 5 करके इनको लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन आइडियाज को आपने अरेंज करना है कि अगर ये आइडिया नंबर 1 पे आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये आइडिया यहाँ आ जाए, ये इधर आ जाए। अगर पहले से ये ऑलरेडी सेट है, सही है, अरेंज है, तो फिर तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपने इनको अरेंज करना है, इनको एक तरतीब के साथ लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो आइडियाज जहन में है उनको आपने लिखा। लिखने के बाद जो है आपने उन आइडियाज को तरतीब दी, ऑर्डर से आपने लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रॉपर सीक्वेंस एज पर इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे, हम जरा इस डायग्राम को टच करेंगे। ऐसे की जो बिल्डिंग है, ये सारे उसके ब्लॉक्स हैं। पहला जो पैराग्राफ होता है ऐसे का, उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी ऐसे आप लिखते हैं, और एक बात और बता दूं कि जब भी आप ऐसे लिखे उसमें हेडिंग नहीं दी जाती है। ऐसे का जो हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है वो हेडिंग कंसीडर होता है। कभी भी मार्कर से या पेन चेंज करके हेडिंग नहीं देनी है ऐसे में। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है, इसमें आपने लिखना क्या है। आपका जो ऐसे है एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन यहां से शुरू हुआ और यहां पे वाइंड अप हो गया। कैसे कि जो कुछ आपने लिखना है, ये ऐसे का लॉन्गेस्ट पैराग्राफ है। जितने भी आप पैराग्राफ आगे बनाएंगे, ठीक है, सबसे जो बड़ा पैराग्राफ है वो आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। क्यों, इसकी क्या रीजन है कि आपने जितना भी ऐसे में लिखना है, ठीक है, वो इसी पैराग्राफ में, यानी मेन हेडिंग्स जो आपके जहन में आ रही हैं, जो जो आपने उस ऐसे में लिखना है, पहले से आपने उसको लिमिटाइज कर लिया, अपने आप को बाउंड कर लिया, अच्छी तरह सोच लिया कि भाई मैंने ये पॉइंट्स मैंने ऐसे में रेज करने हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट मैंने बिल्ड किया, उसके सपोर्टिव जो भी आप आगे आर्गुमेंट्स लिखेंगे, उसके जो भी रेफरेंसेस लिखेंगे। तो पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें आपने सारा ऐसे लिखना है। सारा ऐसे का मतलब है जितने भी यहाँ आपके मेन आइडियाज हैं वो आपने यहाँ पे लिखे। यानी एक आइडिया आपने लिखा, ठीक है, फिर दूसरा आइडिया लिखा, यानी जो आपने लिखना है वो आपने यहाँ पे, यानी आपके ऐसे कितनी भी हेडिंग्स है ना, जो कुछ आपने ऐसे में लिखना है, ठीक है, मेन जो आइडियाज हैं आपके, वो सारे आपने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। ऐसे नहीं कि इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ आप छोटा सा एक पैराग्राफ बना दें 2-3 सेंटेंसेस का, उसको डिफाइन कर दें और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे में ऐसे आपका एक्चुअली यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। एग्जामिनर जो है वो आपका जो स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ द एसे, ये उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है, एंड इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव होना चाहिए ऐसे का स्टार्ट। यहीं से आपका एग्जामिनर जो है वो, अगर आपका टेंस स्विच हुआ, ग्रामर आपकी यहीं से देखी जाएगी, आपके एक्सप्रेशन, आपने जो लिखना है वो भी यहीं से देखा जाएगा। क्योंकि जितना आपने लिखना है, आपके जितने भी मेन आइडियाज हैं आपने वो यहाँ पे लिखने हैं। फिर इस पैराग्राफ को लिखने के बाद ये जो लेंथी पैराग्राफ है, जो लार्जर पैराग्राफ है कंपैरेटिवली, आपने इन्हीं आइडियाज को, एक आइडिया यहां से आपने पिक किया, उसको आपने इस पैराग्राफ के अंदर लिखा। फिर आपने दूसरा आइडिया लिया, उसको दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखा, ठीक है। अगर कोई वास्ट आइडिया है, कोई लार्जेस्ट आइडिया है, बड़ा आइडिया है जो कि एक पैराग्राफ में कंपोज या कंपाइल नहीं हो सकता, फिर आप उस आइडिया पे 2 पैराग्राफ में उसको जो है वो एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ द एसे है। इट्स द क्रक्स ऑफ योर एसे, इट्स द सोल ऑफ योर एसे। यही आपके एसे है। और ये जो पैराग्राफ है ये कहां से बिल्ट होगा, किस पे बेस कर रहा है, इट्स डिपेंडिंग ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, कि जो आपने गौर खोज किया, जो आपने थिंक ओवर, ठीक है, आपने सोचा, कंटेम्पलेट किया, अच्छी तरह जो आपने सोचा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपने उस पैराग्राफ को लिखा।
यही वाले आइडियाज आपने यहाँ पे आगे बिल्ड करने हैं। अब आते हैं, मैं आगे भी डिस्कस करता हूँ इसको कि पैराग्राफ हम बना रहे हैं तो पैराग्राफ कहते किसे हैं, पैराग्राफ की लेंथ क्या है, पैराग्राफ में सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। पहले मैं जरा इस जो एसे की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको डिस्कस कर लें। तो ऐसे वाला इसको हमने कैसे कंक्लूड करेंगे हम कि ये जो पैराग्राफ है एक्चुअल आपका यही ऐसे होता है, आपने जो कुछ इस पैराग्राफ के अंदर लिख दिया वही आपका ऐसे है। अब ऐसे नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है आपने यहाँ पे लिखा, ये सेपरेट है, अलग से है, और यहाँ पे हर एक न्यू आइडिया है, ये वाला नहीं है जो आपने यहाँ पे लिखा है। ये डिफरेंट आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये ऐसे नहीं होगा, एक खिचड़ी सी है। जो CSS लेवल का जो ऐसे है उसमें इसी तरह आर्गुमेंट बिल्ड किया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा है कि मैं जो ऐसे समझा रहा हूं इंशाल्लाह ये हर लेवल हर स्टैंडर्ड को मीट करेगा। तो आपने यहाँ पे जो लिखा यहाँ पे बस आप बाउंड है, आपने उसी को एक्सप्लेन करना है। अब आप न्यू आइडिया इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यही वाली चीजें आपने नीचे फर्दर जो है इनकी डिटेल बयान करनी है। अब आते हैं ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं। अब एक क्वेश्चन ये जहन में आता है कि ये जो ऐसे की बॉडी है ये यहां से जो है ये श्रिंक कर रही है, इधर से भी ये सुकड़ रही है, श्रिंक कर रही है। ये रेक्टेंगल फॉर्म में भी तो हो सकती है, हम ऐसे भी तो इसको कह सकते हैं। नो, देयर इज एन ऑथेंटिक रीजन बिहाइंड इट। इसकी भी एक वजह है कि ये इस फॉर्म में क्यों नहीं है। ये जो पैराग्राफ्स हैं हमेशा याद रखें कि ये पैराग्राफ आपके मुख्तसर होने चाहिए। क्यों मुख्तसर होने चाहिए? जो आर्गुमेंट्स आपने जो आइडियाज लिखे हैं ऊपर आपने उनको एक्सप्लेन करना है, यानी उनको आपने साबित करना है, प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, सेइंग, रेफरेंसेस, यानी आपने दलाइल देने हैं। और देखें कि जब किसी बात की दलील दी जाती है, ठीक है, तो वो हमेशा मुख्तसर होती है। रेफरेंस, कोटेशन, प्रोवर्ब हमेशा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। आप कोई बात कर रहे हैं उसका कंक्लूजन आप निकालते हैं कि ये एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक एन आइस। या कोई आइडिया आप डिस्कस कर रहे हैं और आप इसको कंक्लूड करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, पिक्चर्स हैव ईयर्स। प्रोवर्ब में आपने पूरे पैराग्राफ को समो दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पैराग्राफ इसलिए इसकी बॉडी जो है वो श्रिंक कर रही है, ये पैराग्राफ इसलिए शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जांपल्स देनी है, आपने कोटेशंस लिखने हैं, कोई गोल्डन सेइंग है, कोई प्रोवर्ब है, किसी बुक का, किसी ऑथेंटिक राइटर का आपने रेफरेंस देना है। याद रखें जब भी रेफरेंस दिया जाता है, कोई दलील पुट की जाती है, ठीक है, कोई प्रूफ दिया जाता है, तो वो हमेशा शॉर्ट और ब्रीफ होता है। इसलिए ऐसे की बॉडी श्रिंक कर रही है क्योंकि यहाँ पे आपने कोटेशंस, आपने उस बात को प्रूव करना है, आपने दलाइल देने हैं, ठीक है, और दलील हमेशा मुख्तसर होती है। अब इसके बाद ये जितने पैराग्राफ हैं, ठीक है, यानी ऐसे में 3 किस्म के पैराग्राफ हैं। फर्स्ट वाला पैराग्राफ जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। लास्ट वाला पैराग्राफ हमेशा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। और इसमें देखें ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है और ये वाला, इसकी जो शेप है वो मिलती जुलती है। इट मीन्स कि जो सारा ऐसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी ऐसे को आपने यहाँ पे लिखना है। देखिए प्रेसी और ऐसे में यही तो एक कंपैरिजन है कि ऐसे में जो है वो दरिया को कूजे से निकालना होता है, प्रेसी में दरिया को कूजे में बंद करना, मुख्तसर शॉर्ट करना होता है। अब यही वाली चीज जो है आपने इसकी फॉर्म, इसकी जो शक्ल है, ठीक है, ये जो डायग्राम का पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ डायग्राम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ डायग्राम, इट लुक्स सेम, ये दोनों एक जैसे। इट मीन्स कि जो आपने यहाँ पे लिखा है वही बात आपने यहाँ पे लिखनी है, लेकिन आपने उसका क्रक्स लिखना है, ठीक है, उसका जो इसेंस है, जो निचोड़ है ऐसे का, जो आपने डिस्कशन की है, उसका निचोड़ आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उस सारी बातों को, जिस तरह कोई मौलाना हो, कोई स्कॉलर हो, ठीक है, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर है या किसी भी रिलीजन का स्कॉलर है, और वो एक 2-3 घंटे की एक स्पीच करता है, एंड पे अगर वो किसी अच्छे पोएट, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल का कोई शेर पढ़ता है और उस शेर पे अपनी स्पीच को वो कंक्लूड करता है। अब देखिए 2-3 घंटे की जो स्पीच है उसको उसने 2 मिसरों में, ठीक है, 2 लाइनों में उसने कंपोज किया है। तो आपके जहन में बस यही रहे कि ये सारी बातें आपने मिनिमम वर्ड यूज करके ये इसको आपने कंक्लूड करना है। यही वाली बातें आपने अपने अल्फाज में कहनी है। ऐसे शुड बी क्रिएटिव, और कैसे? मुख्तसरन आपने कहनी है। ये तो कंक्लूजन हो, पैराग्राफ हो गया।
अब जो सेंटर वाले पैराग्राफ हैं इनको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग पैराग्राफ कहते हैं, या इसको हम सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं। ये सपोर्टिंग डिटेल कौन सी होगी, किसकी सपोर्ट करेगी, ये इसी पैराग्राफ की सपोर्ट करेगी जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब आते हैं हम पैराग्राफ के पैराग्राफ जब हम बनाएंगे तो उसमें किन किन चीजों का हम ख्याल रखेंगे कि हमारी वहां पे मिस्टेक्स ना हो। आई थिंक आपको ऐसे का जो डायग्राम है, इसकी जो पिक है वो आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ी इसकी थ्योरी देख लेते हैं और इस थ्योरी को फिर हम अप्लाई करते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एज पर इंट्रोडक्शन, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। मैं इसलिए चीजों को अगेन एंड अगेन रिवाइज और रिपीट कर रहा हूं ताकि मकसद क्या है कि आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद आपके जहन से ये क्वेश्चन निकल जाए कि यार हम तो ये ऐसे तैयार करें, अगर ये एग्जाम में ना आया कोई और आ गया। अगर आपको ये मेथड आता है, स्किल्स आती हैं, तो जो मर्जी ऐसे आ जाए। आप जरा इस थ्योरी को देखें कैसे ये कंपोज करती है ऐसे को। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उन आइडियाज को आपने लिखा, फिर आपने उसको रीअरेंज किया। उसके बाद क्या करना है कि प्रॉपर सीक्वेंस एज पर इंट्रोडक्शन। अब जब आप ऐसे अपना आर्गुमेंट डेवलप करेंगे, जो आप पैराग्राफ्स बनाएंगे, तो एज पर इंट्रोडक्शन में जो आपने तरतीब रखी है, ठीक है, यानी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और आइडियाज को अपने तरतीब दी, उस तरतीब को आपने यहाँ पे एक एक दो सेंटेंसेस में उन आइडियाज को आपने एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब किया। अब उसी तरतीब के साथ आपने एज पर इंट्रोडक्शन जो ऑर्डर है, जिस तरतीब से आपने यहाँ पे लिखी है, इसी तरतीब से। ऐसे नहीं है कि जो लास्ट वाला है वो आप पहले डिस्कस कर दें पहले पैराग्राफ में, और जो पहले आपने आइडिया बिल्ड किया हुआ है, पहली जो लाइन है उसको आप आखिरी पैराग्राफ। नहीं, देयर शुड बी ऑर्डर। जिस तरह कहते हैं ना कि ऑर्डर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिएशन, कि तरतीब तख्लीक का पहला उसूल है। आगे देखें प्रॉपर सीक्वेंस एज पर इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी ये बात डिस्कस की। आगे देखें जी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग पैराग्राफ्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पैराग्राफ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी बात से बात जुड़ रही हो, एक बात से दूसरी बात निकल रही हो। इसमें आप ऐसे करें कि ये पैराग्राफ जब एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो लास्ट लाइन है आप ऐसे वर्ड यूज करें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतना जो है ना वो फलसफा झाड़ रहे हैं, इतना टाइम कहाँ होता है। देखें, अगर आप किसी काम को सीख जाते हैं ना, तो सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, आप लेक्चर को सुनेंगे, आपके 20-25 मिनट लगेंगे, और जब बंदा कोई काम सीख जाता है तो फिर पूरी जिंदगी वो काम नहीं सीखना पड़ता है। इसलिए आप हैव पेशेंस, एक दफा इसको अच्छी तरह लेक्चर को एंड तक सुने और सीखने की कोशिश करें। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। तो आप इस पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है, ये आप ऐसा सेंटेंस लिखें, ठीक है, और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका जो पहला सेंटेंस है इससे ये मिलता जुलता हो। देयर शुड बी कोहेरेंस, रब्त होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। इसी तरह फिर इस पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है और इसका जो पहला है, ठीक है। अब आप जितने भी पैराग्राफ्स बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, वो हैं तो सारे एक ही टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक आपने ऊपर लिखा हुआ है सारे उसी के सपोर्टिव में, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में है। तो ओवरऑल तो एक ही टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ऐसे के टॉपिक। तो इस तरह आप देखेंगे इसका जो लास्ट सेंटेंस है वो इससे, इसका लास्ट सेंटेंस इस पहले सेंटेंस से मिल रहा हो। तो इस तरह जो है, आगे मैं इसका मेथड भी बताता हूँ कि कैसे आपने लिंक करना है। Each and every paragraph should be complete। अब ये एक बात है कि ऐसे का जो हर पैराग्राफ है इट शुड बी कंप्लीट, यानी एक पैराग्राफ जब कंप्लीट हो तो पहला जो सेंटेंस आपने पैराग्राफ में लिखा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, आपने जो पहला सेंटेंस लिखा, आपके बाकी जितने सेंटेंसेस हैं वो किसके बारे में है, वो इसी सेंटेंस के बारे में है, ठीक है, जो आपने पहला सेंटेंस बिल्ड किया है, उस सेंटेंस को डिफेंड कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट में है ये सारे पैराग्राफ्स, ठीक है। तो जब लास्ट सेंटेंस पढ़े रीडर जो है, एग्जामिनर जो है, रीडर जो है, वो पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस पढ़े तो उसे ये फील हो कि जो बात इस पैराग्राफ में हो रही थी, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा था, वो मैसेज कंप्लीट हो गया, बात मुकम्मल हो गई। यानी ऐसे फील ना हो कि अभी बात अधूरी थी, अभी कुछ कहना बाकी था और इसने सडन जो है वो इसको एंड कर दिया। ये एक आप ख्याल रखेंगे।
नो न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन। देखें पहले भी हमने डिस्कस किया कि आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जो आपने इंट्रोडक्शन इसका मांगा है, जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा है, यही आइडियाज आपने आगे फर्दर डिस्कस करने हैं। कोई न्यू आइडिया इसमें आप सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो कोई न्यू आइडिया जो है वो आप इसमें बिल्ड नहीं करेंगे। जो आइडियाज आप इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं वही वाले आइडियाज आपने आगे लिखने हैं, नई कोई बात आपने नहीं लिखनी है। वन टेंस इन वन पैराग्राफ और टू डिस्कस ओनली वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। अब हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह हम कम से कम हमारी मिस्टेक्स हों। यस, वन टेंस इन वन पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ के अंदर जो है अब मिस्टेक्स को काउंट डाउन करने के लिए, कम से कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना है कि एक पैराग्राफ के अंदर हमने एक आइडिया डिस्कस करना है और एक टेंस रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक पैराग्राफ है तो उसके अंदर आप सारे टेंस, हैड भी लगा हो, विल भी लगा हो, हैज भी लगा हो, वाज, वर, इज, एम, आर, सारे आपके जहन में पहले से होना चाहिए कि एक पैराग्राफ में मैंने एक टेंस यूज करना है। अगर प्रेजेंट है तो मैं प्रेजेंट लूंगा, अगर पास्ट है तो पास्ट लिखूंगा। और दूसरी बात कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने ओनली वन सिंगल आइडिया, एक आइडिया आपने डिस्कस करना है, यानी 2-3 बातें आपने एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस नहीं करनी है। इसके बाद है कि टू यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स। ये जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि इनमें आपस में आप कोहेरेंस जो है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है कि एक पैराग्राफ दूसरे से मिला हुआ हो, वो कैसे बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए ट्रांजिशनल वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। जिस तरह हम ऐसे में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहला पैराग्राफ लिखा और इसको हमने शुरू किया यहाँ से, फर्स्टली आपने पैराग्राफ लिखा, सेकंड पैराग्राफ शुरू किया आपने लिखा सेकंडली, आगे उसको एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स लिखी, कोटेशन अगर कोई है तो उसकी सपोर्ट में वो लिखा, फिर थर्डली, फिफ्थली और एंड पे फाइनली। ये जो वर्ड्स हैं फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इससे ये फील होता है कि इस एसे के अंदर जो है एक सीक्वेंस बिल्ड हो रहा है, एक तरतीब के साथ जो है वो आर्गुमेंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स which are used to connect ideas in a paragraph, जो किसी पैराग्राफ के अंदर आइडियाज को आपस में लिंक करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। अब हम ऐसे को कंक्लूड करते हैं, जितनी हमारी डिस्कशन हुई है। तो कोई भी पैराग्राफ है ऐसे में, या कोई भी पैराग्राफ है उसमें कितने किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं। एक और बात आपको बताऊं कि ऐसे में आप यूनिटी का ख्याल रखेंगे कि जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं या जितने आपके पैराग्राफ्स हैं, देयर शुड बी यूनिटी। यूनिटी मीन के वो सारे उसी टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हों। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो आपकी पंचिंग लाइन है, वो आपकी हेडिंग कंसीडर होता है। तो जितने बाकी आप सेंटेंसेस लिखेंगे वो किसके बारे में लिखेंगे? उस पहले सेंटेंस के बारे में जो आपने पैराग्राफ में लिखा। इसलिए द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ में इसकी जो लेंथ है ये आप देख रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ पैराग्राफ 4 to 12, 4 से 12 सेंटेंसेस तक, यानी 12 से ये 15-16 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अगर 4 सेंटेंसेस से कम है कोई पैराग्राफ तो फिर ये समझा जाता है कि जो आर्गुमेंट बिल्ट हुआ इस पैराग्राफ के अंदर, जो है लिखने वाला जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। अगर 12, 14, 15 सेंटेंसेस से ज्यादा है, एक बहुत बड़ा आप एक पैराग्राफ लिख देते हैं, तो इट मीन्स कि उस पैराग्राफ के अंदर आपने एक आइडिया डिस्कस नहीं किया बल्कि वन देन मोर आइडियाज आपने डिस्कस किए हैं, एक से ज्यादा बातें जो है वो डिस्कस हुई हैं। तो इसलिए इसकी लेंथ का भी ख्याल रखना है। ऑर्डर होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोहेरेंस होना चाहिए पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ में 3 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस होता है, और अब जब आप सेंटेंस बनाते हैं, कोई फिक्रा लिखते हैं, स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, तो उसमें ये याद रहे कि उस सेंटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सबसे पहले आपने लिखना है। यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो स्ट्रांग वर्ड है, वो सेंटेंस के या तो शुरू में आना चाहिए या एंड में, दरमियान में नहीं आना चाहिए।
और टेंस आपने 1 रखना है। तो कुल मिला के हमने ऐसे को समझने की कोशिश की है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो डायग्राम है और इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको अच्छी तरह आप बार बार इस लेक्चर को सुनना, एक दफ़ा आपने इसको समझना है। फिर आप इस टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे कि कौन से ऐसे एग्जाम में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसके जो टेक्निक्स हैं, इसके जो स्किल्स हैं, उसको हमने इन डिटेल हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छी तरह जो है जो हमने डिस्कस किया समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फ़ायदा हो इस चैनल से, इस लेक्चर से, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।